हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ ईजन एफएफ एम्बर एंड द फ्रोस्ट का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि स्टोरी पसंद आ रही होगी। एंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि दी ज़्यादा खींच रहे हो स्टोरी को, तो देखो ये स्टोरी खींची नहीं जा रही है कहीं पर भी। हर एक चीज़ को बताने का, हर एक चीज़ का टाइमिंग होता है। अब जब तक वो नहीं आता तो कैसे हो सकता है। तो स्टोरी को एंजॉय करिए। और वैसे भी छोटी छोटी स्टोरियों में हम कहाँ ही बता पाते हैं पूरी चीज़ें। लॉन्ग स्टोरी है तो हम सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। आई होप कि आपको पसंद आएगा। ऑथर ने जो लिखा है प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि ईबो जो है ना वो जैन को कन्विंस नहीं कर पा रहा था। और ऊपर से जब ईबो अपने डैड के ऑफिस रूम में गया तब उसने अपने डैड को फिर से एक नई गर्ल के साथ देखा जो कि उसके डैड की डॉटर की उम्र की थी। और उसे बहुत गुस्सा आता है जाके, और ईवो सब कुछ खराब कर देता है वहाँ पे। और वो इतना गुस्सा होता है कि वो क्या ही बताए। बट ईवो के डैड उसे स्लैप करते हैं जिसके बाद ईवो टूट जाता है। ईवो के डैड फिर से उसे ब्लैकमेल करते हैं। अगर ईवो ने उसे एक्सपोज किया तो ईवो के डैड भी ईवो को एक्सपोज कर देंगे और वो उसकी मॉम को बता देंगे कि जो ईवो की मॉम है उसके पेरेंट को ईवो ने ही मारा है। और ये सब जानने के बाद ईवो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद ईवो इतनी स्पीड में गाड़ी चलाता है कि वो अपने आप को मार डालना चाहता था। और सच में वो ऐसा ही करता है। वो अपनी गाड़ी को एक पत्थर की दीवार की ओर कर देता है। और इन द एंड जब कुछ 10 सेकंड के अंदर वो गाड़ी क्रैश करने वाली थी तब जैन का फ़ोन आता है। और ईवो बिना देखे फ़ोन पिक कर लेता है और उसके बाद जैन की आवाज़ सुनता है। वहीं दूसरी ओर जैन को पता चलता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। एंड जैन बुरी तरह से ईवो को बोलने लगता है, ईवो प्लीज़ फ़ोन पिक करो। बट ईवो का कोई जवाब नहीं आता। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। ईवो आईसीयू के अंदर था और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और जो एक्सीडेंट हुआ था वो बहुत डेंजरस हुआ था। कुछ लोग अभी आईसीयू के बाहर थे और कुछ लोग अभी आईसीयू के बाहर थे। वो लोग आईसीयू के बाहर थे जो ईवो को यहाँ पर लेकर आए थे और बस वेट कर रहे थे। एंड ईवो का फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था। एक पर्सन जो अभी ये फ़ोन अपने हाथ में लिए हुए था वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। तभी दूसरा पर्सन आता है और बोलता है कि अब ये मिस्टर वांग ईवो हैं एंड उनका फ़ोन हाफ एन आवर से बज रहा है। अब आई थिंक हमें लगता है कि जो भी फ़ोन कर रहा है उसे हमें बता देना चाहिए। दूसरा पर्सन बोलता हाँ सही कहा। इसके बाद जो पर्सन था अभी वो फ़ोन को पिक करता है। एंड दूसरी ओर से जैन जो है ना वो रोते हुए बोलता है, ईवो 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 तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तो तुम मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं कर रहे थे? एंड दूसरी ओर से वो पर्सन बोलता है कि एक्चुअली मिस्टर वांग ईवो का एक्सीडेंट हो गया है और अभी उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है और हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। एंड ये सुनते ही जैन एकदम चुप। और वो पर्सन बोलता है प्लीज़ जल्दी आ जाइए। एंड वो फ़ोन को कट कर देता है। हम देखते हैं तुरंत ही ये न्यूज़ वायरल हो जाती है कि ईवो का एक्सीडेंट हुआ है और उसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। और ईवो की फैमिली को जब ये सब पता चलता है वो तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। ईवो की जो मॉम थी ना अभी वो आईसीयू रूम के बाहर खड़ी हुई थी और बहुत बुरी तरह से रो रही थी। उन्होंने अपना हाथ अपने चेस्ट पर रखा हुआ था। एंड जो बोल सकते हैं ईवो के डैड थे वो चुप थे क्योंकि वो जानते थे और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था ईवो की इस कंडीशन का। वहीं जो वांग सीसी थी वो भी आए हुए थे एंड जो वांग ईजुन था वो भी आया हुआ था। वो सब साथ में वहाँ पर बैठे हुए थे और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा टेंस थे। एंड जो हुआंग जिंग्यू था वो एकदम ट्रम्बल कर रहा था। उसके समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एंड वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था अपने ब्रदर पर। बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो मतलब हेट करता है उससे, वो नफ़रत नहीं करता है। हाँ एक गुस्सा था जान की वजह से, बट ये तो नहीं है ना कि वो मतलब नफ़रत करे अपने भाई से। एंड सभी लोग अभी चाहते थे कि ईवो जल्दी से जल्दी जो है ना वो ठीक हो जाए, वो सेंस में आ जाए। हर कोई प्रे कर रहा था। अभी इस वक्त जो है ना वो शाओ वाओ नहीं था। उसकी केयर करने के लिए उसे घर पर ही रखा गया था। एंड जो ईवो के डैड थे वो इन्फॉर्म कर देते हैं ईवो के बारे में, जो वांग हुआन था ईवो का भाई, उसे भी कि ईवो का एक्सीडेंट हुआ है। तभी एक नर्स जो है ना वो ऑपरेशन रूम से निकल कर बाहर आती है और वो बोलती है कि हमें ब्लड चाहिए। ये सुनने के बाद ईवो की मॉम बोलती है मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो नर्स बोलती है मेरे साथ आइए। इसके बाद कार्मन ली रूम के अंदर चले जाते हैं। एक नर्स के साथ वो ईवो के लिए ब्लड को डोनेट करते हैं। वांग ईजुन जो है ना वो उन लोगों को थैंक यू बोलता है जो भी ईवो को हॉस्पिटल लेकर आए थे। इसके बाद ईवो के डैड अपने भाई के पास आते हैं और बोलते हैं ई जाओ, मुझे ऑफिस जाना होगा, मेरा काम बहुत सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद वांग सीसी बोलते हैं हस्बैंड आपको भी ऑफिस जाना चाहिए, मैं कार्मन के साथ यहाँ पर हूँ, आप जाइए।
वांग ईजुन कुछ देर सोचता है और फिर वो बोलता है ठीक है, और वो जगह से उठ जाता है और वो भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। ईबो के डैड एंड जो वांग ईजुन थे वो हॉस्पिटल से जाने लगते हैं। तभी अचानक से एक पर्सन ईबो के डैड से टकराता है, बट ईबो के डैड ध्यान नहीं देते हैं उस पर्सन पर भी कि वो कौन था। एंड वो पर्सन तुरंत ही आईसीयू रूम की ओर भागना शुरू कर देता है। ईबो की मॉम अभी रूम से बाहर निकल कर आती हैं क्योंकि अभी उन्होंने ब्लड डोनेट किया था एंड उनके हाथ पर कॉटन लगा हुआ था। अभी वहाँ से ब्लड निकाला गया था जिस वजह से ब्लड लगा गया था एंड वहाँ पे थोड़ा सा कॉटन भी लगाया गया था ताकि ब्लड बाहर ना निकले ज़्यादा। एंड कार्मेन ली अभी बहुत ही ज़्यादा वीक थी एंड वांग सीसी हेल्प करती है कार्मेन ली की बेंच पर बैठने में। तभी ईबो की मॉम की आइज़ पड़ती हैं जैन पर, जो कि आईसीयू रूम की ओर आ रहा था एंड जैन बहुत ही स्लो चल रहा था क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो एकदम उस स्टेप जो है ना ले ही नहीं पा रहा था आगे, उसके स्टेप ऐसे लग रहे थे जैसे हावी हो गए थे। जैन चल नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किलों से वो थोड़ा बहुत आगे चल पा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे जैन किसी भी टाइम पर गिर जाएगा नीचे। एंड ईबो की मॉम बोलती जैन, एंड जो हुआंग जिंग्यू था वो जैन को देखता है एंड वो बेंच से उठ जाता है। एंड जो ईबो की मॉम थी वो जैन को देखने लगती हैं। जैन धीरे धीरे करके उनके पास आता है, वो भी दीवार का सहारा लेते हुए, और जैसे ही वो कार्मेन ली के पास आता है तुरंत ही जैन जो है ना वो गिर जाता है और वो कार्मेन ली की पैरों को पकड़ लेता है और जैन रोना शुरू कर देता है। एंड ईबो की मॉम भी जो है ना वो रोना शुरू कर देती हैं। वो जैन के नीचे झुकती हैं और जैन को गले लगा लेती हैं और इसके बाद वो दोनों बहुत ही रोने लगते हैं। और जो वांग सीसी थी वो भी ये सब देख के जो है ना एकदम इमोशनल हो जाती है और उसकी भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। एंड हुआंग जिंग्यू जो है ना वो शॉक था जैन को देखने के बाद। फिर वो अपने मन में सोचता है कि वो यहाँ पर ईबो ब्रदर के लिए आया है और वो अब भी उनसे प्यार करता है। इसके बाद हुआंग जिंग्यू बिल्कुल चुप रहना चुनता है और वो अपना फ़ोन निकालता है, एक डीप ब्रीथ लेता है और वो अपने सेक्रेटरी जो है ना वो उसे इन्फॉर्म कर देता है कि वो ऑफिस आ रहा है। एंड उसके बाद हुआंग जिंग्यू वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। हम देखते हैं अभी जैन, कार्मेन ली और वांग सीसी ही ओनली आईसीयू रूम के बाहर थे। जैंग और जो वांग सीसी थी ना वो भी रो रहे थे एंड कार्मेन ली भी रो रही थी। एंड इसके बाद वांग सीसी बोलती हैं कि जैन प्लीज़ उठ जाओ। जैन जो है ना वो वैसे ही बैठा हुआ था अभी भी नीचे फ्लोर पर ही। इसके बाद वांग सीसी जो है ना वो जैन को उठाकर बेंच पर बिठाती हैं और उसके आंसुओं को साफ करती हैं। ईबो की मॉम बोलती हैं जैन वो तुमसे प्यार करता है, और जैन और भी रोना शुरू कर देता है और वो अपने आप का रोना कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। जैन भी अपना सिर हिलाता है और उसके चेस्ट में उसे हैवी फील होता है। एंड जो कार्मेन ली थी ना वो भी रो रही थी। एंड हम देखते हैं सभी लोग बहुत ही वीक हो गए थे रोने की वजह से। एंड ईबो की मॉम तो कुछ ज़्यादा ही वीक हो गई थी क्योंकि उन्होंने ब्लड डोनेट किया था ईबो के लिए। जैन जो है ना वो बोलता है ये कैसे हुआ। इसके बाद ईबो की मॉम बोलती है कि पता नहीं जैन ये कैसे हो गया। जैन जो है ना उठता है और वो आईसीयू रूम के पास जाता है और वो देखने लगता है। इसके बाद जैन अपने हाथों को दीवार पर रखता है आईसीयू रूम की, और वो डोर के पास ही खड़ा हो जाता है और वो अपना एक हाथ डोर पे रख के अपनी आंखें बंद कर लेता है। ऐसे ही करके 4 घंटे बीत जाते हैं और 4 घंटे बाद जाके आईसीयू रूम को ओपन किया जाता है। एंड इसके बाद ईबो को नॉर्मल रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। जैन डॉक्टर को देखता है और बोलता है डॉक्टर वो कैसा है। इसके बाद ईबो की मॉम भी बोलती हैं कि मेरा बेटा कैसा है, वो ठीक तो है ना। एंड वांग सीसी जो है ना वो भी पूछती हैं कि अब कैसी हालत है उसकी, प्लीज़ आंसर दीजिए। एंड वो लोग पूछते हैं एंड ईबो की मॉम को जो है ना वो वांग सीसी उठाती हैं, उसे पकड़ती हैं अच्छे से क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर बोलता है कि वो भी कोमा के अंदर है, बट हाँ परमानेंटली नहीं है वो, बट हाँ एक शॉर्ट टर्म के लिए वो चले गए हैं, शॉर्ट टाइम के लिए मे बी। और उनके जो पैर है ना वो भी परमानेंटली तो नहीं बोलेंगे बट टेम्परली जो है ना वो एकदम पैरालाइज हो गए हैं। कुछ टाइम तक वो अपने पैरों को चला नहीं पाएंगे। आई थिंक 1 महीना या उससे ऊपर भी लग सकता है जब वो ठीक से प्रॉपर्ली चलना शुरू करेंगे, क्योंकि उनके सर में और उनके पैरों में बहुत ज़्यादा इंजरी आई है, उनके पैर हाथ वगैरह हर जगह पर। तो उन्हें कोमा से बाहर आने में और उनके पैरों को ठीक होने में टाइम लगेगा। एंड ये सब सुनने के बाद जो ईबो की मॉम थी वो जान को देखती हैं एंड जान भी देखता है। एंड ईबो की मॉम बोलती हैं कोई बात नहीं बट वो ठीक तो है ना, हाँ हम उसका ध्यान रखेंगे। सैन भी बोलता है कि हाँ मैं भी उसका ध्यान रखूँगा। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं जो वांग सीसी थी वो जो है ना बोलती हैं कि अब कार्मेन मुझे अब जाना होगा, ओके, क्योंकि अब मुझे हस्बैंड बुला रहे हैं। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ठीक है तुम जाओ, ओके। एंड तभी जैन बोलता है आंटी अब
आप भी थक गई हैं तो आपको भी जाना चाहिए। आपने ब्लड डोनेट किया है तो आपको घर जाके रेस्ट करना चाहिए। मैं उसका ध्यान रखूँगा, मैं उसके साथ हूँ। ये सुनने के बाद ईवो की मॉम बोलती, नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा बेटा कितना सफ़र कर रहा है, उसे मेरी ज़रूरत होगी, मैं नहीं जा सकती हूँ। जैन बोलता है, आंटी प्लीज़ आपको रेस्ट की ज़रूरत है, मैं हूँ ना, मैं रहूँगा उसके साथ। आप हॉस्पिटल में नहीं रुक सकती हैं, प्लीज़ आप जाइए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूँगा। एंड तभी हुआंग जिंगयू भी हॉस्पिटल आ चुका था, वो भी अपनी सेक्रेटरी वी जाओ यू के साथ, और उसने सब कुछ सुना। इसके बाद हम देखते हैं जो हुआंग जिंगयू था वो बोलता है, आंटी मॉम आप घर जाइए, मैं यहाँ पर रहूँगा। इसके बाद वांग सीसी और जो वांग कारमली थी वो दोनों ही मान जाते हैं और वो इबो के रूम के पास आते हैं। वो दोनों ही अंदर देखते हैं तो वो चुप रहते हैं कुछ देर के लिए। एंड ईवो की मॉम की तो हार्ट बीट ही रुक जाती है कुछ सेकंड के लिए और वो रोना शुरू कर देती हैं। वो अपने बेटे को इस कंडीशन में नहीं देख पा रही थी। इसके बाद तुरंत ही वांग सीसी तुरंत ही उन्हें बाहर लेकर आती हैं रूम से और वो दोनों मैंशन के लिए वापस चली जाती हैं। अभी जैन हुआंग जिंगयू एंड हुआंग जिंगयू का जो सेक्रेटरी था ना वी जाओ यू, वो अभी वहाँ पर ही था। इसके बाद हुआंग जिंगयू जैन को देखता है, अपना गला साफ करते बोलता है, जैन बोलता क्योंकि अब जैन के लिए थोड़ी सी अजीब सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि जैन जानता है कि हुआंग जिंगयू जैन को पसंद करता है, तो उसके लिए ये सिचुएशन थोड़ी अलग थी। हुआंग जिंगयू बोलता है कि जैन तुम्हें भी घर जाना चाहिए। जैन बोलता, नहीं मैं नहीं, घर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उसी के साथ रुकना चाहता हूँ। इसके बाद हुआंग जिंगयू भी कुछ नहीं बोलता, वो अग्री कर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जैन को वो ऐसा फील करा दे कि हुआंग जिंगयू ईबो से जैन को दूर कर देना चाहता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद हुआंग जिंगयू बोलता है, वी जाओ यू आई थिंक तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम घर चले जाओ। इसके बाद जो हुआंग जिंगयू का सेक्रेटरी था वो बोलता, सर अगर आप चाहते हो तो मैं आपके साथ यहाँ रुक सकता हूँ, मैं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। इसके बाद हुआंग जिंगयू बोलता, नहीं तुम घर जाओ। इसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। जैन ईबो के रूम के अंदर आता है और वो डोर को बंद कर देता है। रूम के अंदर पूरी तरह से साइलेंट था एंड जैन जो है ना वो ईबो के पास आता है, वो भी धीरे धीरे चलकर, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। जैन ईबो के पास वाली ही चेयर पर आकर बैठ जाता है और वो ईबो को देखता है। ईबो की बॉडी पर बहुत सारे बैंडेज लगे हुए थे एंड जैन की आंखों से आंसू गिर जाते हैं, बट जैन तुरंत ही अपने आंसुओं को साफ कर लेता है और वह अपना हाथ ईबो के हाथ पर रखता है। इसके बाद जैन बोलता है, ईबो मैं हूँ जैन, क्या क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एंड जैन जो है ना वो ईबो को देखने लगता है, बट रूम के अंदर साइलेंस था। जैन जो है ना वो उसे ऐसा लगता है कि एक सेकंड के लिए उसकी हार्ट बीट रुक गई हो। जैन फिर अपने हाथों के फिंगर्स को ईबो के फिंगर्स के अंदर इंटेंगल करता है एंड इसके बाद जैन जो है ना वो एक लो और कामिंग वॉइस के अंदर बोलता है, आई लव यू। एंड इसके बाद जैन रोना शुरू कर देता है, बट वो कैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल करता है एंड वो एक डीप ब्रीथ लेता है। फिर वो अपने सर को ईबो के शोल्डर पर रख लेता है। जैन बोलता है, मैं यहाँ पर हूँ ईबो, तुम्हारे साथ हूँ। एंड जैन अपना हाथ ईबो के जो हथेली थी ना उस पर घुमाने लगता है और वो ईबो की उंगलियों में फिर से अपनी उंगलियों को जो है इंटेंगल करता है और बस अपनी आंखें बंद कर लेता है। और फिर वो बोलता है, क्या क्या तुम सॉन्ग सुनना चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए सॉन्ग गाऊँ? जैन जो है ना वो ईबो को देखता है एंड देन इसके बाद जैन ईबो के फेस पर किस करता है एंड जैन रोना चाहता था, बट वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है क्योंकि वो ईबो के सामने रोना नहीं चाहता था। एंड इसके बाद जैन फिर से अपना जो सर था वो ईबो के शोल्डर पर रख लेता है और फिर ईबो के लिए गाना गाता है। एंड जैन कुछ ही टाइम के बाद एक ब्यूटीफुल सॉन्ग ईबो के लिए गाता है और वो अजीब सा फील कर रहा था। वो ये सब चीज़ें नहीं देख पा रहा था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मतलब कुछ भी क्यों ना हुआ हो अब उन दोनों के बीच में। जैन ईबो को देखने लगता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा ईबो को। तो जैन अभी भी जो है ना वो ईबो के लिए गाना गाता है। हुआंग जिंगयू अभी रूम के बाहर ही खड़ा हुआ था और वो सुनता है जो भी जैन ने कहा वो, बट वो अंदर नहीं आता क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था ईबो और जैन को, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप खड़ा रहता है। एंड हम देखते हैं वो काफ़ी टाइम ऐसे ही रहता है एंड बस चुपचाप उन्हें देखता रहता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद ही जो जैन था ना वो अपना गाना फिनिश करता है और तभी उसे याद आता है कि ओ शिट, जैन अपनी चेयर पर जो है ना बैठता है और वो ईबो के हाथों को जो है ना वो क्रैश करता है और सोचता है, ओ गॉड उसने तो मॉम डैड को इन्फॉर्म ही नहीं किया। जैन फिर तुरंत ही जो है ना वो अपना फ़ोन निकालता है और अपने मॉम डैड को इन्फॉर्म करता है कि वो आज रात घर नहीं आ पाएगा। इसके बाद फिर वो ईबो के साथ ही बैठता है बहुत लंबे टाइम तक
और काफ़ी देर हो जाती है। इसके बाद वांग जिंगक्यू जो है ना वो डिनर लेकर आता है अपनी और ज़ान के लिए। वो अंदर आता है और बोलता है ज़ान चलो डिनर करते हैं। वांग जिंगक्यू अंदर आते हुए बोलता है, ज़ान जो है ना वो वांग जिंगक्यू को देखता है और फिर खाने को देखता है जो कि उसके हाथों में लंच बॉक्स था। ज़ान बोलता है कि मुझे खाना नहीं है, मतलब मुझे भूख नहीं लगी है। ये सुनने के बाद जो हुआंग जिंगक्यू था ना वो बोलता है, ज़ान तुम्हें खाना खाना होगा, बट अगर मेरे ग्रम्पी ईबो काका को पता चला ना कि तुम खाना नहीं खा रहे हो तो सच में वो बहुत ही सैड हो जाएंगे। प्लीज़ ज़ान कुछ खा लो, एटलीस्ट मेरे भाई के लिए खा लो। ज़ान ईबो को देखता है और वो चेयर पर बैठ जाता है। उसके बाद फिर हुआंग जिंगक्यू भी आता है ज़ान के पास और वो खाना सर्व कर देता है। अब ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाते हैं, बट ईबो अभी भी कोमा से बाहर नहीं आया था। एंड टाइम टाइम पर सभी लोग आकर ईबो को चेक कर रहे थे। एंड इन दिनों के अंदर ईबो के डैड को पता चला था कि ज़ान जो है ना वो ईबो से मिलने के लिए, उसे देखने के लिए हॉस्पिटल आ रहा है, बट वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि इस वक्त ईबो के डैड एंड ईबो के अंकल पर जो है ना वो ऑफिस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। इसलिए वो अपने काम में बिजी था एंड वो ज़ान से बात भी नहीं कर पाया। हम देखते हैं हुआंग जिंगक्यू पर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि वो अपनी कंपनी को ऑन करता था, वो अपनी कंपनी का सीईओ था। एंड ज़ैन ने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया था कि ईबो का एक्सीडेंट हुआ है और जो ज़ैन के मॉम डैड थे ना उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अलाउ कर देते हैं ज़ैन को ईबो से मिलने के लिए क्योंकि उन्हें पता था कि ज़ैन के दिल में आज भी ईबो के लिए उतनी ही फीलिंग्स हैं, उतना ही प्यार करता है वो ईबो से। और सोंग जियांग वापस बीजिंग आ चुका था और अभी वो जो है ना वो जैन फैमिली जो है ना उसी के साथ रह रहा था, शाओ फैमिली के साथ उसी के घर पे रह रहा था। और जो ईबो का भाई था वांग हुआंग, उसे भी पता चल गया था एंड वो भी घर आ चुका था छुट्टी लेके क्योंकि वो अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता, वो भी बीजिंग आ चुका था। एंड वांग ईफी और ली वोबिन अभी वांग मैंशन में आ चुके थे और वो भी टाइम टाइम पर ईबो से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ रहे थे। वांग ईफी को पता था कि जैन जो है ना वो अभी भी ईबो से प्यार करता है, वो चुप थी एंड अब उसके मन में जैन के लिए कोई फीलिंग नहीं थी, बट अभी भी उसके लिए ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि उसके डैड को उसके एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार हो गया और ये उसके लिए बहुत मुश्किल था सच में। अभी जैन जो है ना वो अपनी कंपनी के अंदर था और वो मॉडलिंग कर रहा था यांगजी के साथ नए शूज़ की, क्योंकि अभी जो है ना वो उनका नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है इस वीक के अंदर जो कि शूज़ का है। एंड इन दिनों में जो यांगजी थे ना वो जैन को अब परेशान नहीं करती है क्योंकि उसे पता चल गया था कि अभी भी जैन ईबो से बहुत प्यार करता है एंड वो अब उसे परेशान भी नहीं करती। और उसे पता चला था कि ईबो का एक्सीडेंट हुआ है और जैन उससे मिलने के लिए जाता है। एंड नाउ अब वो डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो जैन के पास नहीं आएगी क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जैन के दिल में ईबो है तो फिर वो उसे दूर नहीं कर पाएगी एंड अब वो पूरी तरह से चुप हो चुकी थी। अभी जो है ना वो मॉडलिंग कंप्लीट करते हैं। अपनी मॉडलिंग कंप्लीट होने के बाद जैन अपनी जो है ना रूम में जाता है, ड्रेसिंग रूम में, और अपनी ड्रेस को चेंज करके आता है। जैन अभी अपने ऑफिस रूम की ओर ही जा रहा था कि तभी यांगजी जैन को बोलती है जैन, एंड जैन रुक जाता है और वो यांगजी को देखता है। जैन बोलता है यांगजी उसके पास आते हैं और बोलते हैं जैन एक्चुअली मुझे ऑफ़र आया है शियान कंपनी से मॉडलिंग का कि मैं उनके लिए काम करूं, उनके ब्रांड के लिए। क्या मैं ज्वाइन करूं, मुझे ज्वाइन करना है। ये सुनने के बाद जैन स्माइल करता है और अपना सिर हिलाता है और ये तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जाना चाहिए, ऑल द बेस्ट। यांगजी बोलते थैंक यू सो मच और जैन फिर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। यांगजी जैन को जाते हुए देखती है और वो स्माइल करती है। एंड नाउ वो समझ चुकी थी कि अब उसे जैन को भूलना होगा। जैन बस उसका एक नॉर्मल फ्रेंड है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जैन अपने ऑफिस रूम की ओर जा ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। जैन फ़ोन पिक करता है। दूसरी ओर से वांग हाइशवान बोलता है हे। जैन बोलता है हेलो हाइशवान। हाइशवान बोलता है जैन एक गुड न्यूज़ है। जैन जो है ना वो खुद ही पूछता है क्या ईबो को होश आ गया है। एंड ये सुनने के बाद वांग हाइशवान बोलता है या तुमने सही गैस किया, उसे होश आ गया है और हम उसे घर ले आए हैं। तुम उससे मिलने के लिए आ रहे हो ना जैन। जैन बोलता है मैं आ रहा हूँ और वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। अभी हम ईबो के घर का सीन देखते हैं। जैन मैंशन के अंदर एंटर करता है। अभी सब लोग घर पर ही थे। जैन हेजिटेशन फील करता है और वो धीरे धीरे करके हॉल के अंदर आता है। ईबो के डैड तो अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेते हैं जैसे ही वो देखते हैं जैन को, और उन्हें बहुत गुस्सा आता है। ईबो के डैड कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी वांग ईजा वहाँ पर आता है और बोलता है
ब्रदर हमें चलना होगा, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने ईबो को देख लिया है, मैं उससे मिलकर आ चुका हूँ, अभी वो रेस्ट कर रहा है, हमें ऑफिस चलना चाहिए, हम और भी लेट हो रहे हैं। इसके बाद जो ईबो के डैड थे वो अपने भाई को देखते हैं और फिर अपना सिर हिलाते हैं। अभी उनके लिए उनका काम भी इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा, एंड वो जैन की ओर घूरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वांग ई जोन जैन को देख के बोलता है, हे जैन। जैन बोलता है, गुड आफ्टरनून अंकल। फिर जैन अपना सिर नीचे कर लेता है। तभी हम देखते हैं ईबो की मॉम को, वो बोलते हैं, जैन बेटा यहाँ पर आओ, ईबो यहाँ पर है। एंड जैन जो है ना वो कारमेन ली को देखता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। ईबो की मॉम जैन को जो है ना ईबो के रूम के पास लेकर आती हैं एंड वो स्माइल करती हैं। जैन जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ईगर हो रहा था ईबो से मिलने के लिए। एंड ईबो की मॉम जो है ना वो डोर ओपन करती हैं एंड हम देखते हैं अभी रूम के अंदर ईबो जो है ना वो रूम के अंदर था। वांग ईफई ईबो के पास बैठी हुई थी और ली बोबिन उसी के पास खड़ा हुआ था। और जो जैन था ना वो देखता है सबसे पहले ईफई को, और ईफई भी जैन को देखती हैं, बट वो अपनी नज़रों को एक दूसरे से हटा लेते हैं। एंड अब देखता है जैन ईबो को एंड ईबो शॉक हो जाता है जैन को देख के। और वो बेड पर बैठा हुआ था एंड जो शाओ बाव था वो ईबो की लैब में बैठा हुआ था। एंड जैसे ही बाव बाव देखता है जैन को, वो बोलता है मम्मा। एंड बाव बाव तुरंत ही जो है ना ईबो की लैब से उठ जाता है और वो भाग जाता है जैन की ओर। जैन जो है ना वो देखता है और स्माइल करता है। तुरंत ही जैन बाव बाव को अपनी गोद में उठा लेता है और वो उसके चिक्स पे किस करता है। जैन बोलता है, मम्मा ने तुम्हें बहुत मिस किया। बाव बाव बोलता है, मैंने भी आपको मिस किया मम्मा। एंड जो जैन था ना वो बाव बाव को किस करता है दोबारा से उसके चिक्स पे और उसे हक करता है और वो ईबो को देखने लगता है। ईबो भी जैन को देख रहा था। ईबो जैन को जिस तरह से देख रहा था ना वो बस प्लीड कर रहा था अपनी आंखों से ही कि मतलब जैन प्लीज़ मेरे पास आओ। ईबो अपनी आंखों से ही बता रहा था, जैन आई वांट यू। वो जैसे कि हर एक इमोशन अपनी आंखों से बताने की कोशिश कर रहा था। एंड तभी ली बोबिन बोलता है कि ईफई हम बाहर चलते हैं। एंड फिर सभी लोग समझ जाते हैं कि अभी ईबो और जैन को थोड़ा सा प्राइवेट टाइम देना चाहिए, थोड़ी प्राइवेसी उन्हें देने चाहिए। इसके बाद जो कारमेन ली थी ना वो बोलती, बाबू चलो मेरे साथ चलो तुम। एंड ये सुनने के बाद जैन बोलता है, इट्स ओके आंटी, आप उसे मेरे साथ रहने दीजिए, कोई बात नहीं, वो हमारे साथ रह सकता है। ईबो की मॉम बोलती हैं, जैन तुम्हें ईबो से बात करनी चाहिए एंड बाबा का ध्यान मैं रख लूँगी, वैसे भी तुम्हें इस नोटी किड को संभालना है, ओके। तो बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िलहाल तुम मुझे दे दो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, ओके। इस वक्त ईबो के साथ रहो। एंड इसके बाद जैन स्माइल करता है और सभी लोग रूम से चले जाते हैं। जैन डोर को बंद करता है और वो ईबो की ओर टर्न करता है एंड ईबो की आंखों में अभी आंसू थे। जैन धीरे धीरे करके ईबो की ओर चलना शुरू कर देता है, बट तभी अचानक से जैन जो है ना वो दौड़ना शुरू कर देता है और वो तुरंत ही बेड के ऊपर जंप कर जाता है। ईबो को कुछ समझ नहीं आता, जैन तुरंत ही ईबो को हग कर लेता है और एकदम से इतना जल्दी हुआ ना ये सब चीज़ें कि ईबो भी समझ नहीं पाया और उसे भी समझ नहीं आया कि जैन ने अचानक से ये क्या कर दिया। वो शॉक था, बट वो देखता है जैन अपने प्यार को जो कि उसे गले लगाए हुए था और शायद वो रो रहा था। ये वो जब ये देखता है ना तब वो भी अपने हाथों को जैन के बैक पे रखता है और वो भी उसे सहलाने लगता है। जैन रो रहा था एंड वो हक किए हुए था ईबो को। जैन की आंखों से आंसू गिर रहे थे एंड वो ईबो के शोल्डर पर गिर रहे थे। ईबो पता नहीं क्यों हैप्पी हो जाता है एंड तभी अब उसे रिग्रेट होता है अपने डिसीजन पर, क्यों उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने के बारे में सोचा, क्यों उसने अपने आप को ख़त्म करने के बारे में सोचा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैन जो है ना हक को ब्रेक करता है और ईबो को देखता है एंड उन दोनों का फेस एक दूसरे के बहुत क्लोज था। जैन जो है ना अपने लिप्स को ईबो के फोरहेड पर रखता है और ईबो को एक वार्म किस करता है एंड ईबो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो उस किस को फील करता है। उसे ऐसा फील होता है कि जैसे वो इस दुनिया का सबसे रिच पर्सन बन गया हो, क्योंकि उसका प्यार उसकी बाहों में था। ईबो जो है ना वो जैन को देखता है, जैन ईबो के साइड में ही बैठ जाता है। ईबो जो है ना वो जैन की और टर्न करने के बारे में जो है ना वो सोचता है एंड वो टर्न करने लगता है। तभी जैन बोलता है, मूव मत करो, तुम रेस्ट करो, लेट जाओ बेड के ऊपर, ये सब मत करो। ईबो जो है ना वो अपने फेस को नीचे कर लेता है। जैन जब ईबो को ऐसे देखता है तब वो बोलता है, क्या हुआ। एंड ईबो जो है ना वो साइलेंटली अपने पैरों को देखता है जो कि कवर थे ब्लैंकेट से। जैन जो है ना ये देखने के बाद बोलता है, क्या हुआ है। ईबो कुछ नहीं बोलता एंड वो अपने पैरों को देखने लगता है। इसके बाद जैन बोलता है, तुम अपने पैरों को मूव नहीं कर पा रहे हो। ईबो कोई रिप्लाई नहीं देता। इसके बाद जैन बोलता है, डॉक्टर ने हमें इन्फॉर्म कर दिया था पहले से ही कि तुम्हारे जो पैर है ना वो कुछ टाइम तक जो है ना वो ऐसे ही स्टेट में रहेंगे,
बट तुम चिंता मत करो, इस सब चीज़ों के बारे में सब ठीक हो जाएगा। ईबो जान को देखता है पपी आइज से। ईबो जान को पपी आइज से देखता है, बड़ी बड़ी आंखें करके। इसके बाद जान हेल्प करता है ईबो के लेटने में और वो उसके पास ही लेट जाता है। और इसके बाद ईबो जो है ना वो जान को पूरी तरह से अपने पास करता है और उसके ऊपर अपने हाथों को रैप कर लेता है। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और एक दूसरे की क्लोजनेस को फील कर रहे थे। जैन मम्बल करते हुए बोलता है आई लव यू। ईबो स्माइल करता है और वो जान के बालों को सहलाता है और उसके बाद ईबो बोलता है मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, आई लव यू टू। जान ईबो के चिक्स पे किस करता है। इसके बाद जैन बोलता है ईबो मुझे सच बताओ जो तुम मुझे बताना चाहते थे। अब हम दोनों को यहाँ परेशान करने के लिए कोई नहीं है। ईबो एक डीप ब्रीथ लेता है और उसके फेस पर एक बड़ी स्माइल थी। नाउ अब वो रेडी था जैन को सच बताने के लिए। ईबो जो है ना वो बोलता है जैन इफ़ी मेरी बेटी। एंड तभी वो कुछ बोलने वाला था, उसको फ़ोन रिंग करता है। जैन बोलता फॉर गॉड से ये तीसरी बार है जब इसने मेरे इस क्लोजनेस को जो है ना वो एकदम से ब्रेक कर दिया है। नाउ फाइनली मैं इस फ़ोन को तोड़ दूंगा। जैन जो है ना गुस्से में बोलता है। जैन तुरंत ही ईबो का फ़ोन उठाता है एंड देन फिर इसके बाद वो सिम को रिमूव करता है एंड वो उसके पास फिर से लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। ईबो जो है ना वो दोबारा से अपने हाथों को जैन के ऊपर रैप कर लेता है, उसकी वेस्ट को पकड़ लेता है। ईबो बोलता है जैन ईफोई मेरी बेटी नहीं है, वो वो मेरी स्टेप सिस्टर है। जैन शॉकिंगली बोलता है व्हाट, तुम क्या बोल रहे हो ईबो। ईबो बोलता है यस जैन वो मेरी बहन है। वांग ईफई मेरे डैड के नाजायज रिश्तों का ही एक नतीजा है। जैन का दिमाग इस वक्त पूरा ब्लैंक हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी ईबो ने उससे क्या कहा। इसके बाद ईबो बोलता है जैन जब मैं 15 साल का था तब मैं एक मूडी टीनेजर था। मेरे अंदर वो सारी खूबियाँ थी जो एक टीनेजर में होती हैं। जाओ लूसी मेरी दोस्त थी, वो अक्सर मेरे घर आया करती थी। एक दिन हमारे मेंशन का रेनोवेशन का काम चल रहा था और उस टाइम पर मेरे मॉम डैड भी वहाँ पर आए हुए थे, यानी कि मेरे दादा दादी। और वहाँ पर एक छोटी सी घटना होती है और मैं अपने दादाजी से बहस कर लेता हूँ। सभी जानते थे कि मैं अपने दादाजी से नाराज़ था। अगले दिन मुझे मेरे डैड ने एक काम कहा। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्प कर दूँ और उन्होंने मुझसे कहा कि ये रस्सी मैं खोल दूं। और उन्होंने मुझे बताया कि दूसरी तरफ से जो मज़दूर है ना उन्होंने रस्सी को पकड़ा हुआ है ताकि जो झूमर था ना वो नीचे न गिरे। और मैं भी उनसे अग्री कर गया क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल था और मैंने रस्सी को खोल दिया। लेकिन अचानक से वो रस्सी जो है ना वो खुलने की वजह से जो झूमर था ना वो सीधा ज़मीन पर गिरा और मैं शॉक रह गया क्योंकि दूसरी तरफ से जो मज़दूर थे ना उन्होंने रस्सी को नहीं पकड़ा हुआ था। मेरे डैड ने मुझसे झूठ कहा और इस घटना की वजह से मेरी माँ के माता पिता जो है ना वो मर गए क्योंकि वो उस टाइम पर झूमर के नीचे खड़े हुए थे और मेरे रस्सी खोलने की वजह से वो झूमर नीचे गिर गया और उस घटना में उनकी मौत हो गई। मेरे डैड ने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे चुप रहने के लिए कहा और वो आज भी मेरे साथ यही करते हैं। उस दिन की सीसीटीवी फुटेज उनके पास है और वो मुझे ब्लैकमेल करते हैं। मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो मुझे ब्लैकमेल करते रहे कि मैंने अपने दादा और दादी को मार डाला उन पर झूमर गिरा के। जैन शॉक था, उसे यकीन नहीं हुआ कि ये सच हो सकता है। जैन ईबो को देखता है और बोलता है पर क्यों, उन्होंने तुम्हें ब्लैकमेल क्यों किया, किस कारण से किया। जैन देखता है ईबो को। ईबो बोलता है जैन मेरे डैड लूसी के साथ रिलेशनशिप में थे और उस टाइम पर जो झाओ लूसी थी वो ईफी से प्रेग्नेंट थी और जो मेरी मॉम थी उनके डैड को पता चल गया था क्योंकि उन्होंने मेरे डैड को देख लिया था हमारे घर की एक सर्वेंट के साथ इंटीमेट होते हुए और उन्होंने धमकी दी मेरे डैड को कि वो ये सारा सच सबको बता देंगे। और इसी कारण से मेरे डैड ने ये प्लानिंग की कि वो मेरे ही हाथों से मेरी मॉम डैड को मरवा देंगे। और उनकी ये प्लानिंग की वजह से उनके दो जो है ना वो समस्याएं सॉल्व हो जाती। उनकी दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सबसे पहले तो उन्होंने मेरी मॉम के डैड को मार डाला जिसके बाद उनकी सच्चाई सामने नहीं आएगी और दूसरा उन्होंने झाओ लूसी की प्रेगनेंसी का इल्ज़ाम मुझ पर डाल दिया ताकि वो दोनों चीज़ों से ही बच जाए। जैन चुप था, उसे नहीं पता चल रहा था कि वो इस वक्त क्या रिएक्ट करे। वो शॉक था, उसके लिए भी ये सब चीज़ें डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था और वो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें पता नहीं कितनी अजीब हो रही थी। वो अच्छे से समझ भी नहीं पा रहा था एंड जैन तो अजीब सा हो गया था। वो याद करता है उन सारी चीज़ों को
जो कि ईवो के साथ हुई होंगी। ईवो ने कैसे ये सब चीज़ें फेस की होंगी। उस टाइम पर वो सिर्फ 15 साल का था और ये सब चीज़ें उसके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल था। वो बहुत छोटा था बट फिर भी ईवो ने सब कुछ किया है। ज़ैन ईवो के इस पेनफुल पास्ट को जानने के बाद शॉक था और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। अब समझ आ रहा था उसे ईवो का पेन, दर्द, सब कुछ। ईवो बोलता है, ज़ैन इस वक्त जो हमारी कंपनी थी ना वो टॉप पे चल रही थी और मेरे डैड उस वक्त ये इल्ज़ाम अपने सिर पर लेने के लिए बिल्कुल जो है ना वो तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो पूरी तरह से वो फंस जाते और हमारी कंपनी टॉप से सड़क पर आ जाती। इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें की मेरे साथ। ज़ैन तो बस देख रहा था एंड वो ईवो का पेन अब फ़ील कर सकता था कि ईवो ने क्या-क्या फ़ेस किया होगा और वो एकदम शॉक था। अभी भी उसके लिए जैसे एक सदमे जैसा ही था ये सब चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो आपको कैसा लगा ये सच जान के? आई होप कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे। तो बाय बाय एवरीवन, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। बट लगता है इसके बाद हमारे ईवो और ज़ैन के बीच में तो सब कुछ ठीक हो गया है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन।